मुहासे मुहासे की चिकित्सा जो है इलेक्ट्रोपैथी में कैसे हम लोग करेंगे। किसी को एकने मुहासे हो रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो डिजीज है ये युवा अवस्था में ज़्यादा देखने को मिलता है। एकने और मुहासे जो है युवा अवस्था में देखने को मिलता है कि युवाओं को या युवतियों को ज़्यादा ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। एकने, इसको हिंदी में मुहासा, तो इलेक्ट्रोपैथी में कैसे हम इसको ट्रीट करें ये आज हम सीखने का प्रयास करेंगे कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में मुहासा जो है कैसे ठीक किया जा सकता है। और ये चेहरे पर काले काले या लालिमा लिए हुए ये देखने को मिलते हैं हमें, तो ये खास करके लड़के या लड़कियों में देखने को मिलता है। तो इलेक्ट्रोपैथी में कैसे इसका ट्रीटमेंट करेंगे इसी में सब हमने समाहित कर दिया है। सिम्प्टोमेटिक रेमेडी, सेकेंड ऑर्गेनिक रेमेडी, थर्ड जो है प्रिंसिपल रेमेडी। ये तीन चीजें होती हैं कि तो इसमें सिम्टम्स क्या होता है, मुख्य रूप से सिम्टम्स क्या देखने को मिलता है एकने में मुहासे में। तो लड़के या लड़कियां जो युवा अवस्था में जाते हैं, युवा अवस्था में प्रवेश करने पर चेहरे पर लाल या काले, ठीक, और कभी कभी कंटक माने कटेले, कटेले जैसे कंटक होता है ना, कटेला देखते होंगे कि कंटक कुछ कटेले जैसे क्या हो कि अंकुर जैसे दाने निकलने लगे, दाने, अंकुर जैसे दाने जो है वो निकलने लगे, जिसके दबाने से यानी कि प्रेस करते हैं उसको, तो दबा रहे हैं अगर प्रेस करेंगे तो क्या होगा, उसमें प्रेस करने पर उसमें जो है चावल के जैसा जैसे होता है ना, उसी तरह के एक दाने निकलते हैं। तो किसी किसी में पानी जैसा होता है, किसी किसी में चावल के छोटे दाने जैसा हो जाता है, सफ़ेद सफ़ेद, कई तरह के इसमें जो है पूरा लगता है कि डंठल इसमें निर्मित हुआ, माने पूरा खड़ा निकलता है उसमें, हाँ। तो इसी को हम एकने या एकने वुल्गेरिस इसी को हम बोलते हैं, समझ गए। तो क्या सिम्टम्स इसमें क्या क्या होगा कि दाना निकलना, यानी कि दाना, पिंपल्स, निकलना, और इसमें जो है दर्द भी होता है, किसी किसी को दर्द भी होता है, बड़ा दर्द, और बहुत ये हठी भी होता है, जल्दी ठीक नहीं होता है, बहुत हठी होता है, जिसको हो जाता है कई बार तो उसको ठीक भी नहीं होता है, बड़ा हठी मतलब कि ऐसा रोग जो जल्दी छोड़ता नहीं है। तो इसमें जो है ब्लैकेट्स यानी कि ब्लैक स्पॉट जो पिंपल्स हैं, ब्लैक स्पॉट, और क्या होता है स्मॉल रेड, स्मॉल रेड यानी स्मॉल रेड
पस्ट्यूल्स, पिंपल्स, पस्ट्यूल्स, पस्ट्यूल्स, समझ रहे हो? ये पस्ट्यूल्स मीन्स कि उसके टिप पे एकदम पीला, एकदम पस्ट्यूल्स, और उसके पस रहता है उसमें। और एक कैटेगरी है लार्ज, बहुत बड़ा बड़ा दाना होता है। कई लोगों को देखे होंगे कि बड़ा बड़ा दाना होता है, सॉलिड पेनफुल लंप, यानी कि बड़ा बड़ा हो जाता है, सॉलिड हो जाता है, वो बड़ा हार्ड हो जाता है और पेनफुल, दर्द युक्त होता है। हाँ, लार्ज लंप और पेनफुल, ये भी देखने को मिलता है। और ये होता है अंडर द स्किन, चमड़ी के नीचे हो जाता है, नोडुल्स जैसा। देखे होंगे कि बड़ा बड़ा नोडुल्स टाइप चीजें हो जाती हैं। और उस लंप में पस भर जाता है, लंप में पस निर्मित हो जाता है। और ये कहाँ कहाँ होता है? खास करके आपको देखने में मिलेगा कि ये कहाँ कहाँ होता है? चेहरे पे, यानी यूजुअली अपीयर ऑन द फेस, यानी कि फेस। आखिर क्या होता है? फेस, फोरहेड, इस पे होता है ज्यादातर, फोरहेड पे। और कहाँ होता है? चेस्ट, सीने में भी देखते हो किसी का निकलता है, सीने में भी, चेस्ट में भी इतना बड़ा बड़ा हो जाता है, बहुत सारे लोगों को चेस्ट में भी होता है। और कहाँ होता है? चेस्ट में भी देखने को मिलता है, और खास करके शोल्डर बैक, शोल्डर, इसमें जो है कई कैटेगरी है, जैसे एक्ने वुल्गेरिस है, एक्ने रेडियोसा है, ना इसमें एक एकदम लालिमा लिए हुए होता है। तो इसमें कोई कैटेगरी है, मैंने सिंपल में जो हम बताते हैं तो उसमें होल ट्रीटमेंट में एक में शामिल करने की मैंने कोशिश की। ये जो सिम्टम्स होते हैं ये स्टेज वाइज ये सिम्टम्स होते हैं, यानी कि एक्यूट, सब एक्यूट, क्रॉनिक, डिजेनरेटिव। यानी कि इस सिम्टम्स को मैंने एक ही में समाहित करने का प्रयास किया है। अब रोगी तुम्हारे पास किस फेज में आएगा ये तुम भी नहीं जानते और हम भी नहीं जानते किस फेज में आएगा हमारे पास। इसलिए जो मैं बता रहा हूँ तो ऐसा ना समझो कि हूबहू सिम्टम्स जो है एक्यूट में, सब एक्यूट में थोड़ा थोड़ा सा अलग होता है। जैसे मान लो किसी को आज ही 1-2 दिन में निकला, तो निकलेगा तो थोड़ा लाल लाल निकलेगा। हो सकता है कि 15 दिन बाद जो है वो सॉलिड हो जाए, उसमें जो है एकदम से अंदर डंठल टाइप निकलने लगे, सॉलिड हो जाए 15 दिन। हो सकता है वो हमारे पास 3 महीना बाद आए कि फोड़ फाड़ के उसको एकदम फोड़ ओढ़ दिया है या काला काला दाग बना दिया है, ऐसा भी लेके आ सकता है हमारे पास। कई बार ऐसा होगा कि बड़ा बड़ा नोडुल्स फॉर्म कर गया है, उसको लंप टाइप बन गया है, दबा दबा के वो एकदम बढ़ा लिया है। तो हमारे पास तो किसी फेज में आ सकता है ना। इसलिए जो हम पढ़ा रहे हैं वो क्लिनिकल बेस ऑफ व्यू से पढ़ा रहे हैं, ताकि तुमको समझ रहे कि ये रोगी किस स्टेज में आ रहा है, इसमें जो है क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं और कौन कौन सी दवाई हमें चलानी चाहिए, किस डाइल्यूशन में चलानी है, किस डोज में हमें चलानी है, इसकी समझ तुमको होनी चाहिए। इसलिए इसको होल द सिम्टम्स को मैंने बताने की कोशिश की है कि पूरा सिम्टम्स क्या क्या होता है, सब एक ही में समाहित है।
क्योंकि आधे घंटे के वीडियो में मैं कोशिश करता हूँ आधे घंटे की क्लास में इतना चीज़ बता दिया जाए आप तुमको कि ये चीज़ें जो हैं ठीक रूप में हो जाए, आपको समझ में आए। अब ये अंग क्या क्या हो गया, तो खास करके ये स्किन जो है ये इन्वॉल्व होता है। स्किन जिसपे ये प्रमुख जो अंग है वो स्किन है, यानी कि प्राथमिक जिसपे सिम्टम्स दिख रहा है वो प्राथमिक अंग है, प्योर जिसपे सिम्टम्स दिख रहा है, लेकिन जिसके कारण हो रहा है दैट इज द सेकेंडरी ऑर्गन्स। आ रहा है समझ में? अब इसमें आएंगे कारण भी, जिसमें हम कारण को देखेंगे। तो कारण मैंने क्या बताया है कि हमेशा से कारण को दो भागों में मैंने बांटा है। पहला है इंटरनल और दूसरा क्या है एक्सटर्नल, यानी इंटरनल और एक्सटर्नल दो प्रकार के कारण हमें देखने को मिलते हैं रोग के। तो अब इसमें जो है क्या क्या कारण है इसके पीछे, क्या क्या कारण हो सकता है इस रोग होने के पीछे, ये हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या कारण है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं इंटरनल यानी कि आंतरिक कारण की तरफ, है ना समझ? तो आंतरिक कारण में पहला कारण होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें जो है खास करके जो इंडाइजेशन है, यानी कि अजीर्णता है, कब्जियत है, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम में गड़बड़ी के कारण, ये समझो इस बात को। दैट इज द सेकेंडरी ऑर्गन, यानी कि सेकेंडरी ऑर्गन है, लेकिन प्राइमरी किस का रहा है इसका प्रभाव इस पे है। दूसरा क्या है, सेकेंड क्या है, रिप्रोडक्टिव। तो इसमें रिप्रोडक्टिव में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो ऐसे समय ये होता है इसमें गड़बड़ी जिसमें कि हार्मोन का जब स्राव होता है तो ये निकलना, उभार में आना शुरू होते हैं। तो विद इन 12 ईयर से लेके और 20 ईयर तक, खास करके शुरुआती दिनों में ये ज़्यादातर निकलता है, देखने में मिलता है। तो कारण जो आंतरिक कारण इसको देखने को मिलेगा तो डाइजेस्टिव सिस्टम पहला आप इंडिकेट करेंगे, और दूसरा है कि आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसमें कि उसमें हार्मोन की गड़बड़ी, मेंस्ट्रुएशन साइकिल की गड़बड़ी और यूको में भी हार्मोन की गड़बड़ी, तो ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं, यानी कि उनमें भी ये गड़बड़ियां जो हैं देखने को मिलती हैं। अब जो है एक्सटर्नल कारण में आते हैं, मान लो रिप्रोडक्टिव में ही इंडोक्राइन मान लेना कि इसमें गड़बड़ी के कारण ऐसी चीजें होती है। और आते हैं एक्सटर्नल कारण में। तो एक्सटर्नल कारण क्या क्या हो सकता है कि गरम मसाला, चिकनाई, मीट, मछली, अंडा की अधिक मात्रा में सेवन, समझ गए बात? यानी एक्सटर्नल जो कारण है उसमें चिकनाई युक्त पदार्थ, बहुत फैटी पदार्थ खा रहा है, फैटी और
गरम मसाला, स्पाइसी यानी फैटी, स्पाइसी और ऑयली, बहुत ही ऑयली और भी जिम्मेदार हैं कि मांस, मछली, अंडा जो है ये बाहरी तौर पे जिम्मेदार है कि जिससे ये चीज़ें हमें देखने को मिलता है। और इसको बार बार फोड़ने से और भी तेज वृद्धि होता है। बार बार मान लो फोड़ने लगे, कई बार नोचते रहते हैं, कई लोग पकड़ के नोचते रहते हैं, लेकिन वो फिर बनता रहता है और नोचने के प्रयास से कभी कभी बड़ा बड़ा घाव भी क्रिएट हो जाता है। तो सिम्टम में इसमें एक घाव भी एक तरह का है, कई लोगों का मतलब लेकर के आते हैं तो ऐसा उनमें देखने को मिलता है कि घाव की जैसी कंडीशन भी आती है। आ रहा है समझ में? तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई कि ये प्राइमरी आर्गन है, सेकेंडरी आर्गन है। अब इसको कैसे ट्रीट करेंगे, कैसे ठीक करेंगे? तो फर्स्ट आप आता है सिम्प्टोमेटिक रेमेडी। इसमें क्या होता है? एक्सटर्नल, यानी कि बाहरी तौर पे लगाने के लिए एक्सटर्नल। और दूसरा आता है कि यहीं पे इंटरनल। एक्सटर्नल क्या क्या लगा सकते हैं इसमें, बाहरी तौर पे क्या क्या लगा सकते हैं? तो लगाने के लिए इसमें जो है कई तरह की कंडीशन है लगाने के लिए इसमें, समझ गए बात? तो उस कंडीशन के आधार पे सिम्प्टोमेटिक रेमेडी चलती है, समझ गए? यानी कि एक ही एप्लीकेशन सब में नहीं चलता है, ये सिम्टम्स के आधार पे हमारी चीजें थोड़ी वेरिएट होती है, समझ गए? लक्षणों के आधार पे चीजें वेरिएशन में होती हैं। तो जैसे मान लो ब्लैकिश स्पॉट हो गया है तो एपीपी, समझ गए? एपीपी ब्लैक 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 स्पॉट, उसके कारण दाग पड़ गया है तो एपीपी हो जाता है। मान लो कि फोड़ा जैसा हो गया है, फोड़ा जैसी स्थिति है उसमें, तो A2 C5 और G, मान लो फोड़ा बन के और बड़ा बड़ा नोड्यूल्स हो गया है, दर्द हो रहा है, पस्चूल्स जैसे निकल रहे हैं, तो लगाने के लिए इसको प्रयोग कर सकते हैं। इसको गद्दी दे सकते हैं, मतलब रात्रि में उस पर गद्दी दिया जा सकता है। इससे क्या मतलब A2 C5 और G, समझ गए? ये किस कंडीशन में है कि जहाँ पे बड़े बड़े नोडुल्स या पस्चूल्स जैसे बन जाए तो ये लगाने के लिए दिया जा सकता है। ब्लैकिश पे इसको दे सकते हो। और स्थितियों में S5 C5 A2 G ये भी लगाने के लिए उपयोग होता है। इसको
मलहम के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, मलहम के रूप में लगाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है एक्ने में, मुहासे में। तो ये चीजें हो गई ऑब्लिगेटरी, समझ गए बात को। अब आता है कि ऑर्गेनिक रेमेडी। अब ये कोई सिम्टम्स मान लो ज्यादा देता है तो सूखी गोली वगैरह देते हैं। सूखी ड्राई पिल्स का ये मतलब होता है कि कोई बहुत दर्द, पेन, खांसी, कोई सिम्टम्स हो तब अप्लीकेट करते हैं, कोई उसमें वो नहीं है। ऑर्गेनिक रेमेडी, तो अब अंगों की दवाई क्या क्या होती है, आ रहा है समझ में कि अंगों की दवाई हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं। तो अंगों की दवाई एक तो होता है कि जो प्राइमरी ऑर्गन्स है उसकी दवाई, और दूसरा सेकेंडरी ऑर्गन्स जिसके कारण से हुआ है, समझ गए। तो इसमें ऑर्गन्स क्या क्या है, तो स्किन C1 है, C1 है, C5 है, C ग्रुप में S1 है, S5 है, A1 है, A2 है और A3, समझ गए बात। A1, A2, A3 ये अलग अलग कंडीशन में हमारी चलती है। तो अब मान लो डाइजेस्टिव सिस्टम में डिसऑर्डर के कारण हो रहा है, मान लो कब्जियत है, तो कब्जियत में यहाँ पे यस लाश हो गया, C10 हो गया, समझ गए। इंडाइजेशन मान लो हो रहा है, उसको पेट ठीक नहीं है, अजीर्ण है, तो यस10 हो गया, यस9 हो सकता है। ये ड्राई पिल्स में हम दे सकते हैं, पेट उठ का कोई रोग हो तो ये सब चीजें दे सकते हैं, समझ गए बात को। एक्यूट कंडीशन में एकदम लालिमा लिए हुए है तो C1, A1, ठीक। पस्ट्यूल्स कंडीशन है तो C2, A2। अरे समझ बात कि पस्ट्यूल टाइप मतलब पस टाइप उसमें बन रहा है तो C5, A2। और यहाँ इलेक्ट्रिसिटी लाने के लिए यहाँ पे G चलती, समझ गए, G और W वाइट इलेक्ट्रिसिटी, G और W इलेक्ट्रिसिटी। जैसे मान लो पस्ट्यूल्स बन रहा है, पस बन रहा है, तो उसमें इंटरनल में इलेक्ट्रिसिटी में G चला सकते हो, W चला सकते हो, तो C5, A2। और इसके पीछे जो है डाइजेस्टिव भी कारण है, तो इसमें जो है हर्बन है और S1 और A3 आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल हो सकती है कि अगर रक्त प्रकृति का है तो S1 और रक्त प्रकृति का है तो A3, ठीक। खाने से पहले और खाने के बाद एक कारण की दवाई है S1 और A3। तो कुल मिला के अगर मान लो ऐसा है तो फार्मूला बना सकते हो कि C5, A2 और G, समझ गए बात। अलग भी दे सकते हो, S5 हर्बन और Y का भी इसमें बहुत रोल होता है। Y बहुत अच्छा रोल Y का होता है, Y दे सकते हो, S5 हर्बन और Y। यानी कि पिलाने में G, W और Y अलग अलग होते हैं। ये मैंने फार्मूला तुमको दे दिया है, अलग अलग कंडीशन में इसका उपयोग होता है। इसीलिए मैं फार्मूले के विरोध में रहता हूँ कि कैसे फार्मूला बन सकता है किसी चीज़ का। मन एक अंदाज तक आदमी पहुँच सकता है, लेकिन हर बीमारी का एक फार्मूला नहीं बन पाएगा। तो C1, A1 एक्ने रेजियोसा में जो लाल लाल एकदम हो रहा है, पस्ट्यूल टाइप है तो C5, A2 बड़े बड़े मान लो निकल गए हैं, लंपी टाइप है तो C5, A2 आपका हो जाता है। C1 और A1 नए तरह के, उसके साथ S5 हर्बन Y।
और बाकी ऐड करना है जो जो मान लो सिम्टम्स है उसके पीछे, कब्ज है या जो भी है, तो वो दवाइयाँ आप दे सकते हो। समझ गए? और इसमें हमारी पेटेंट्स दवाइयाँ आती हैं क्या कि एक्ने केयर लोशन बहुत बढ़िया काम करता है, बहुत अच्छी चलती है हमारी एक्ने क्योर लोशन, एक्ने क्योर ड्रॉप टैबलेट्स आते हैं। साथ में हमारी खून साफ करने के लिए बी रेड प्योर दे सकते हैं, ब्लड प्यूरीफायर के रूप में काम करती है। बी रेड प्योर टर्मोवेल दे सकते हैं, ये हमारी साथ में चला सकते हैं। लेकिन ये आपकी चिकित्सा जो है हमने पूरी डिटेल में इसको आधे घंटे में समझाने की कोशिश की है कि मैक्सिमम आपको मैं समझा ले जाऊं कि कैसे इसकी चिकित्सा हम इलेक्ट्रोपैथी में करेंगे। तो ये आपकी फार्मूला हो गई। रही बात रिप्रोडक्टिव की, तो रिप्रोडक्टिव में अगर ऐसा हो रहा है तो हमें C1 काम करती है रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे, C1 का रोल होता है, C1 का प्रयोग कर सकते हैं। या मान लो उसके मासिक में कोई गड़बड़ी है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसको हमें क्या करना चाहिए, ठीक करने का प्रयास करना चाहिए कि उसको ठीक करें, वो भी ठीक हो जाएगा। तो इसलिए C1 का रोल है, C5 का रोल है, S5, S1, A1, A2, A3, ये अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग हम लोग उपयोग करते हैं। तो ओवरऑल इसी तरह से चिकित्सा हम कर सकते हैं। एक जो पश्यूल टाइप हो, नोड्यूल्स टाइप हो, तो इसकी चिकित्सा आप कर सकते हैं। इसका डिल्यूशन जो है D6 में होगा, D6 में होगा, ठीक। D6 डिल्यूशन में आप जैसे क्रॉनिक हमारे पास आया तो D6 में या D5, ये निर्भर होता है कि किस कंडीशन में रोगी आपके पास आया। मैंने बताया भी है कि ये 4 जो स्टेज है किस में कौन आया तो कौन सा डिल्यूशन चले। तो ये रहा एक्ने की चिकित्सा इन द इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, इलेक्ट्रोपैथी में कैसे ठीक करेंगे।